हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा आप सभी को मालूम है, आपके 12 बोर्ड का एग्जामिनेशन काफ़ी नज़दीक है, तो आपकी सुविधा के लिए आज आपके सामने क्लास 12 के केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका वेटेज हाल के एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, उस चैप्टर को आज हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। चैप्टर का नाम आप समझ ही गए होंगे। चैप्टर का नाम है आपका बायोमोलिकुल्स, और आज हम लोग बायोमोलिकुल्स को वन शॉट में फिनिश करने का प्रयास करेंगे। और पूरा वीडियो देखने के बाद आपको भी ऐसा लगेगा कि हमने और आपने दोनों मिल करके इस चैप्टर को बहुत कम समय में पूरा समराइज कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पढ़ना। तो सबसे पहले बात करते हैं बायोमोलिकुल्स की। तो बायोमोलिकुल्स में मेनली आपको 4 टॉपिक के बारे में पढ़ने हैं। बायोमोलिकुल्स में 4 टॉपिक मेन हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। पहला टॉपिक का नाम है आपका, वो है कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा जो टॉपिक हम लोग को पढ़ने हैं उसका नाम है आपका प्रोटीन्स। थर्ड टॉपिक का नाम है आपका विटामिन्स। और जो लास्ट टॉपिक हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ने हैं उसका नाम है आपका न्यूक्लिक एसिड। तो आपको ये आइडिया तो लग ही गया होगा कि बायोमोलिकुल्स में आपको मेनली 4 टॉपिक के बारे में पढ़ने हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और न्यूक्लिक एसिड्स। तो चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे जो पहला टॉपिक है हम लोगों का, वो टॉपिक है आपका कार्बोहाइड्रेट। तो चलिए पढ़ना हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें हम लोग अगर कार्बोहाइड्रेट का, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कार्बोहाइड्रेट होते क्या है। तो जैसा आप सभी को मालूम है कि कार्बोहाइड्रेट ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है जिनके पास क्या प्रेजेंट होने चाहिए, पॉली हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या फिर कीटोन प्रेजेंट होने चाहिए। वैसे कंपाउंड को हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोला करते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट तो पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड और कीटोन होते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का एक बड़ा रेंज होता है, तो उसको अलग अलग बेसिस के ऊपर अलग अलग टाइप में क्लासिफाई किया गया। तो सबसे पहला अगर हम लोग बात करें क्लासिफिकेशन की, तो कार्बोहाइड्रेट को अलग अलग बेसिस पर अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्लासिफिकेशन पहला बात करते हैं, पहला क्लासिफिकेशन की। तो पहला क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट का जो किया गया है वो किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन। तो आपको भी मालूम है कि हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर कार्बोहाइड्रेट को कितने भाग में डिवाइड किए गए थे। याद कीजिए आप, हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर कार्बोहाइड्रेट को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला का नाम है मोनोसेकेराइड। जिस किसी भी ऐसे हम लोग पहचानने का एक और तरीका होता है, अंत में अगर सेकेराइड लगा हुआ है तो जनरली वो कार्बोहाइड्रेट ही होता है। दूसरा क्लासिफिकेशन था वो है आपका ओलिगोसेकेराइड। और तीसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है आपका पॉलीसेकेराइड। यानी कि हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर कार्बोहाइड्रेट को 3 भाग में बांटा गया, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। क्या होते हैं ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो आगे हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकते हैं, जिनका हाइड्रोलिसिस आगे नहीं किया जा सकता है, वैसे कार्बोहाइड्रेट को हम लोग मोनोसेकेराइड के नाम से जाना करते हैं। ओलिगो क्या होता है? ओलिगो का मतलब यहां पर है 2 से 10, यानी कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलिसिस करवाने पर 2 से 10 यूनिट मिलता है, वैसे कार्बोहाइड्रेट को हम लोग ओलिगोसेकेराइड के नाम से जाना करते हैं। तीसरा है पॉलीसेकेराइड। पॉली का मतलब बहुत सारा, यानी कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलिसिस करवाने पर बहुत सारे मोनोसेकेराइड यूनिट मिलते हैं, वैसे कार्बोहाइड्रेट को हम लोग पॉलीसेकेराइड के नाम से जाना करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड के लिए, इन तीनों का एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, आपसे भी पूछा जा सकता है। एग्जाम्पल क्या थे याद कीजिए। मोनोसेकेराइड की बात करते हैं, तो मोनोसेकेराइड में मेनली 3 एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं। मोनोसेकेराइड का पहला जो एग्जाम्पल ध्यान रखना है आपको, वो है आपका ग्लूकोज। दूसरा ध्यान में रखना है, उसका नाम है आपका फ्रुक्टोज। और तीसरा एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं, उसका नाम है आपका गैलेक्टोज। तो याद कीजिए, मोनोसेकेराइड के कितने एग्जाम्पल? 3। कौन सा? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। उसी तरह ओलिगोसेकेराइड, ओलिगो का मतलब होता है 2 से 10 यूनिट मिलेगा। अगर 2 यूनिट आपको मिला तो वैसे कार्बोहाइड्रेट को हम लोग डाइसेकेराइड के नाम से जाना करते हैं। और मेनली आपको ओलिगो में डाइसेकेराइड के बारे में ही जानना था। तो डाइसेकेराइड के भी आपको 3 एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। कौन कौन सा? पहला है आपका वो है सुक्रोज, दूसरा आपको याद रखना है वो है माल्टोज,
और तीसरा डाइसेकेराइड याद रखना है वो है आपका लैक्टोज। यानी कि डाइसेकेराइड क्या हो गए, ऐसे कार्बोहाइड्रेट है जिनका हाइड्रोलिसिस करवाने पर 2 मोनोसेकेराइड यूनिट मिलेगा, उसको हम लोग डाइसेकेराइड बोल रहे हैं। कितने एग्जांपल, 3, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। आगे बात करते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या होते थे, याद कीजिए, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलिसिस करवाने पर लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट मिलता है। इसका भी 3 एग्जांपल याद करने हैं। पहला है स्टार्च, दूसरा है आपका सेलुलोज और तीसरा एग्जांपल है वो है आपका ग्लाइकोजेन। 3 एग्जांपल केवल ध्यान रखने हैं। तो आपके सामने क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट का पहला क्लासिफिकेशन हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर 3 भाग में, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनो का 3 एग्जांपल, ओलिगो में डाइसेकेराइड का 3 एग्जांपल और पोली में भी 3 एग्जांपल आपके सामने है। इस एग्जांपल पर क्वेश्चन काफी पूछा गया है, इस एग्जांपल को आप याद कर लीजिएगा। चलिए, तो पहला क्लासिफिकेशन आपके सामने शायद क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन किया गया है, सेकेंड क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो सेकेंड क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट का किया गया वो किया गया ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर के बेसिस पर कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई किया गया है। कितने भाग में क्लासिफाई किया गया, 2 भाग में क्लासिफाई किया गया। पहला का नाम रखा गया आपका रिड्यूसिंग शुगर और दूसरा का नाम रखा गया आपका वो है नन रिड्यूसिंग शुगर। अब ये रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं? रिड्यूसिंग शुगर हम लोग वैसे शुगर को, वैसे कार्बोहाइड्रेट को बोला करते हैं जो रिड्यूस कर देते हैं। किसको रिड्यूस कर देते हैं? टॉलेंस रिएजेंट को और बेनेडिक्ट रिएजेंट को और फेलिंग सॉल्यूशन को, इसको रिड्यूस कर देते हैं, खुद ऑक्सीडाइज हो रहे होंगे। यानी कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो टॉलेंस रिएजेंट, बेनेडिक्ट रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देते हैं, वैसे शुगर को बोलते हैं कि रिड्यूसिंग शुगर है। सर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर किसको बोलेंगे फिर? एकदम सिंपल, जो रिड्यूस नहीं करते हैं, डू नॉट रिड्यूस। किसको रिड्यूस नहीं करते हैं? तो उसी को, किसको? टॉलेंस रिएजेंट को, बेनेडिक्ट रिएजेंट को और फेलिंग सॉल्यूशन को जो रिड्यूस नहीं करेंगे उसको हम लोग नॉन रिड्यूसिंग शुगर के नाम से जाना करते हैं। अब आपके सामने मेन तो आपका एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। मेन एग्जांपल आपको यहाँ क्या याद रखना है कि जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है उसका आपके सिलेबस में एक ही एग्जांपल है और वो एग्जांपल है आपका सुक्रोज। काफी बार इस पर क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा शुगर का नाम बताइए जो कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, कौन सा हो जाएगा? सुक्रोज। सर, रिड्यूसिंग शुगर का एग्जाम्पल ऑल मोनोसेकेराइड, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, डाइसेकेराइड भी, हाँ, कौन सा? माल्टोज, लैक्टोज। सुक्रोज भी क्या? नहीं, सुक्रोज आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। क्लियर एकदम? चलिए, तीसरा क्लासिफिकेशन, एक और क्लासिफिकेशन किया गया है, लेकिन वो क्लासिफिकेशन आपका मोनोसेकेराइड का किया गया है। मोनोसेकेराइड का क्लासिफिकेशन है और मोनोसेकेराइड का क्लासिफिकेशन कार्बन के नंबर के बेसिस पर किया गया था। अलग अलग टाइप का होता है। मेनली आपके लिए 2 इंपॉर्टेंट है यहाँ से। कौन कौन से? 2 टर्म बहुत काफी इंपॉर्टेंट है। एक टर्म है आपका जिसका नाम है अल्डो हेक्सोज और दूसरा है आपका वो है कीटो हेक्सोज। अल्डो हेक्सोज क्या होते हैं? अल्डो हेक्सोज 6 कार्बन का ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसमें अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। कीटो हेक्सोज के किसको बोलते हैं? कितने कार्बन का? 6 कार्बन का ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा? कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो आपको भी मालूम है 6 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट जिसमें अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसका एग्जांपल है आपका ग्लूकोज। और 6 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट जिसमें आपका कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसका एग्जांपल कौन सा होता है? फ्रुक्टोज होता है। अब इन दोनों पर आपके जैक बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि अल्डो हेक्सोज का एग्जांपल कौन होता है? ग्लूकोज। और कीटो हेक्सोज का एग्जांपल कौन होता है? फ्रुक्टोज होता है। शायद यहां तक एकदम क्लियर होगा आपका। आगे चलिए आगे अब हम लोग बात करते हैं एक एक करके हर एक आपका जो कार्बोहाइड्रेट में हमने मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड जाना है, हर एक के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपको मालूम होने चाहिए। जैसे सबसे पहला हम लोग बात करते हैं ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का सबसे पहले मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है? आपने भी पढ़ा होगा, C6H12O6 होता है। ग्लूकोज एक तरह का अल्डो हेक्सोज होता है या कीटो हेक्सोज? अल्डो हेक्सोज होता है क्योंकि इसमें अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, अल्डो हेक्सोज होता है। ठीक,
तो ग्लूकोज का ये तो मोलिकुलर फार्मूला हो गया। अब बात करते हैं हम लोग कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ग्लूकोज का आपने दो स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, एक फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला और दूसरा हावर्थ फार्मूला। फिशर प्रोजेक्शन यानी कि ओपन चेन और हावर्थ कहने का मतलब क्लोज चेन फार्मूला। तो देखिए इधर कैसे बनाते थे आप। सबसे पहले बात करते हैं ओपन चेन फार्मूला की। तो ये है आपका ग्लूकोज 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। सबसे ऊपर वाले पर सबसे ऊपर वाले पर क्या होता था, CHO ग्रुप, अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, CHO, और लास्ट वाले कार्बन पर CH2OH ग्रुप। अब बात कर लेते हैं इधर बाकी सभी कार्बन पर क्या होता था, H और OH, HOH। यहां पर भी HOH ही होगा, लेकिन चूंकि ये थर्ड कार्बन है तो लेफ्ट में यहां OH होगा और राइट में क्या होगा, H। बाकी जगह सेम उसी टाइप का HOH, H और OH। तो ये आपके सामने आ गया डी ग्लूकोज। ये आपके सामने डी ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर आ गया, जिसको हम लोग फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला के नाम से जाना करते हैं। अब इस डी ग्लूकोज का हावर्थ फार्मूला में दो फॉर्म हुआ करते हैं। डी ग्लूकोज का हावर्थ फार्मूला में दो फॉर्म हुआ करते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। एक का नाम होता है अल्फा और दूसरा का नाम होता है बीटा। कैसे बनते हैं आपको एक क्लास में डिटेल में समझाया गया था। तो अल्फा बीटा कैसे स्ट्रक्चर कैसा होता था याद कीजिए, याद करवाया गया था आपको सिंपल तरीका से। कैसे बनाते थे, एक यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, फ्यूरान या पायरान, फ्यूरान रिंग का फॉर्मेशन करते थे। और फ्यूरान रिंग का फॉर्मेशन करने के बाद यहाँ पर हम लोग हर एक कार्बन पर अलग अलग ग्रुप लगाया करते थे। कैसे लगाते थे याद है ना, चलिए बताइए। तो फिर हमें बनाना है, ये अल्फा बनाना है और नीचे वाला है आपका बीटा। तो अल्फा में कैसे बनाते थे याद कीजिए, कहाँ से, लास्ट वाले कार्बन, बहुत बढ़िया, गुड, CH2OH और नीचे में H। अब पलटते जाते थे, ऊपर में H नीचे में OH, फिर से पलटेंगे, ऊपर में OH नीचे में H, फिर से पलटेंगे, ऊपर में H नीचे में OH, फिर से पलटेंगे। अगर पहला बार फिर से पलट देंगे तो इसको बीटा बोल देते थे, इस बार नहीं पलटेंगे, ऊपर में H और नीचे में OH। तो ये आपका जो फॉर्म बन के आया है उसको हम लोग अल्फा डी ग्लूकोज के नाम से जाना करते थे। बीटा में क्या होता था, बीटा में पूरा सीक्वेंस फॉलो होता था। कैसे बनाते थे, ऊपर में CH2OH नीचे में H, पलटते हैं, ऊपर में H नीचे में OH, फिर पलटते हैं, ऊपर में OH नीचे में H, फिर पलटिए, ऊपर में चला जाएगा H और नीचे में OH। चूंकि बीटा है तो पूरा सीक्वेंस फॉलो होता था, फिर पलटेंगे, हाँ पलटेंगे, ऊपर में इस बार जाएगा OH और नीचे में आएगा H। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर आया नीचे वाला, ये है आपका बीटा डी ग्लूकोज का। तो इन दोनों में आपको एक ही डिफरेंस नजर आ रहा होगा, केवल ये फर्स्ट कार्बन पर डिफरेंस नजर आ रहा होगा कि यहां पर ग्रुप अलग अलग है। तो इसलिए ये अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज को हम लोग आपस में C1 एनोमर के नाम से जाना करते हैं। C1 क्यों, क्योंकि केवल फर्स्ट कार्बन पर आपका ग्रुप का पोजीशन में डिफरेंस नजर आ रहा है। क्लियर है एकदम। तो आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये ओपन चेन हो गया, ये क्लोज हो गया। क्लोज को हम लोग हावर्थ फार्मूला के नाम से जाना करते हैं, हावर्थ फार्मूला। और क्लोज जो होता है इसमें दो फॉर्म होता है, एक अल्फा होता है और दूसरा बीटा होता है। क्लियर होगा शायद यहाँ तक एकदम। आगे हम लोग बात करते हैं, तो आगे अगर हम लोग बात करें तो आगे हम लोग को ग्लूकोज का कुछ केमिकल रिएक्शन पढ़ने हैं। और यहाँ से भी आपके एग्जामिनेशन में 1 नंबर और 3 नंबर में क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। जैसे ग्लूकोज का जब रिएक्शन करवाते हैं अलग अलग रिएजेंट के साथ तो प्रोडक्ट क्या बनते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक ही साथ में। 6 रिएक्शन आपके एनसीईआरटी बुक में मिलने दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है आपका कि ग्लूकोज का रिएक्शन HCN के साथ करवाते हैं तो क्या होता है, याद कीजिए। HCN के साथ करवाते हैं तो आपके सामने ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। दूसरा, ग्लूकोज का रिएक्शन जब हाइड्रोक्सिल अमीन यानी NH2OH के साथ करवाया करते हैं तो आपका ग्लूकोज ऑक्साइम का फॉर्मेशन होता है। तीसरा बात करें, ग्लूकोज का रिएक्शन HI के साथ रेडपी के साथ करवाया जाता है तब आपके सामने नॉर्मल हेक्सेन का फॉर्मेशन हुआ करता है। और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ब्रोमीन वाटर के साथ जब इस ग्लूकोज का रिएक्शन करवाते हैं तो याद कीजिए आपके सामने ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और इसी ग्लूकोज का रिएक्शन जब कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ करवाते हैं तो आपके सामने सैकरिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ करता था। और इसका रिएक्शन अगर आप एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवा देंगे तो आपके सामने जो प्रोडक्ट बनता था वो प्रोडक्ट बनता है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट,
ये आपके सामने ग्लूकोज का रिएक्शन हो गया। तो ग्लूकोज के कितने रिएक्शन है? 6 रिएक्शन है मेनली आपके। HCN के साथ ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन, NH2OH के साथ ग्लूकोज ऑक्साइन, HI के साथ नॉर्मल हेक्सेन, ब्रोमीन वाटर ग्लूकोनिक एसिड, कंसंट्रेटेड HNO3 सैक्रिक एसिड और एसिटिक एनहाइड्राइड ग्लूकोज पेंटाएसिटेट आपके सामने आ गया है। इसका स्ट्रक्चर और कैसे बनता था वो तो हम लोग क्लास में डिटेल सीखे हुए थे। अभी हम लोग का मकसद है कि हम उसको समराइज कर सके कि बनता क्या था, कैसे बनता था, उसको तो डिटेल हम लोग पढ़े हुए थे। और हम लोग के लिए मेन अभी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट शायद नहीं होगा। तो आपके सामने पहला मोनोसेक्राइड ग्लूकोज क्लियर हो गया होगा। क्लियर है एकदम? चले आगे चलिए। तो ग्लूकोज के बाद अब हम लोग अगला जो मोनोसेक्राइड था, याद कीजिए मोनोसेक्राइड का 3 एग्जाम्पल बताया गया था। पहला था आपका ग्लूकोज, दूसरा फ्रुक्टोज। गुड। तो दूसरा एग्जाम्पल है आपका फ्रुक्टोज। और जो फ्रुक्टोज होता है, फ्रुक्टोज की बात करें तो फ्रुक्टोज भी आपका मोनोसेक्राइड है। इसका अगर मोलेकुलर फार्मूला की बात करें तो C6H12O6 ही हुआ करता है। दूसरा, ये अल्डोहेक्सोज नहीं बल्कि कीटोहेक्सोज होता है, क्योंकि इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है? कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हुआ करता है। क्लियर है? ठीक। अब इस फ्रुक्टोज का भी 2 टाइप का स्ट्रक्चर होता है। एक होता है ओपन चेन और दूसरा होता है क्लोज। ओपन चेन कहने का मतलब फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला और क्लोज कहने का मतलब हावर्थ फार्मूला। तो हम लोग उतना डिटेल अभी नहीं जा रहे हैं उस पर। फ्रुक्टोज का अगर ओपन चेन की बात करें तो ओपन चेन कैसे बनाते थे याद कीजिए। ऊपर में CH2OH, इसके बाद कीटोन ग्रुप CO ग्रुप, इसके बाद कार्बन 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 CH2OH इस पर होता था। बाकी सेम ग्लूकोज के जैसा, चूंकि ये 3rd कार्बन है 1 2 3, तो यहाँ लेफ्ट में H नहीं होगा, लेफ्ट में OH, राइट में H, बाकी H OH H OH। क्लियर? यह है आपके सामने डी फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर। इसका भी 2 फॉर्म बनता है, एक बनता है अल्फा और दूसरा बनता है बीटा। यहाँ पर फ्यूरान रिंग नहीं बल्कि पायरान रिंग का फॉर्मेशन होता था। और फ्रुक्टोज के भी अल्फा और बीटा एक दूसरे के एनोमर होते थे, लेकिन वो C1 एनोमर नहीं बल्कि C2 एनोमर हुआ करते हैं, क्योंकि उसके C2 कार्बन पर केवल चेंजिंग आता है, C1 पर कोई भी चेंजिंग नहीं आता था। क्लियर है एकदम? ठीक। इसके बाद हम लोग गैलेक्टोज के बारे में पढ़े थे। गैलेक्टोज क्या होता है? मोनोसेक्राइड होता है, जिसका फार्मूला भी C6H12O6 होता है। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं होनी चाहिए आपको। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार उसको देख लेते हैं। देखिए, हमने सबसे पहले क्या जाना? कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सिल्डिहाइड और कीटोन। क्लासिफिकेशन में बात कर रहे थे तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर कितने भाग में? 3 भाग में, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। इसके बाद हम लोग मोनोसेक्राइड के बारे में पढ़ रहे थे कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज के बारे में। खत्म हो गया। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड क्या होते थे? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलिसिस करवाने पर 2 से 10 मोनोसेक्राइड यूनिट मिलता था। और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोग को पढ़ना है वो 2 यूनिट वाला है। तो 2 यूनिट मिलेगा तो उसको हम लोग डाइसेक्राइड के नाम से जाना करेंगे। डाइसेक्राइड के कितने एग्जाम्पल हैं? 3, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। तो चलिए अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं डाइसेक्राइड के बारे में। डाइसेक्राइड, डाइसेक्राइड के कितने एग्जाम्पल हैं? 3 एग्जाम्पल। पहला कौन सा था? सुक्रोज, दूसरा माल्टोज और तीसरा लैक्टोज। अच्छा, ये तीनों डाइसेक्राइड है, तो इनका अगर आप हाइड्रोलिसिस करवाइएगा तो आपके सामने कितना मोनोसेक्राइड यूनिट मिलेंगे? सर डाइसेक्राइड है तो 2 मोनोसेक्राइड यूनिट मिलेगा। बहुत बढ़िया। यानी कि इन तीनों का हाइड्रोलिसिस करवाइएगा तो आपको 2 मोनोसेक्राइड यूनिट मिलेंगे। क्या क्या मिलते थे याद कीजिए। सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो मिलता है आपके सामने ग्लूकोज और एक मिलता है फ्रुक्टोज। आगे बात करते हैं। माल्टोज एक ऐसा डाइसेक्राइड होता है जिनका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो पहला मोलेक्यूल तो ग्लूकोज का मिलता है और दूसरा मोलेक्यूल भी ग्लूकोज का ही मिलता है, ग्लूकोज का मिलेगा। और लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो ये पहला मोलेक्यूल मिलता है गैलेक्टोज का और दूसरा मोलेक्यूल मिलता है ग्लूकोज का। क्लियर है एकदम? सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, माल्टोज का करवाते हैं तो दोनों सेम यूनिट ग्लूकोज और ग्लूकोज, लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज। अब अगर बात करें कि ग्लूकोज में कौन सा ग्लूकोज, अल्फा या बीटा, फ्रुक्टोज में कौन सा फ्रुक्टोज, अल्फा या बीटा, तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है यहाँ पर कि जो सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस में ग्लूकोज मिलता है वो मिलता है अल्फा डी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलता है वो बीटा डी फ्रुक्टोज मिलता है। क्लियर है? अल्फा और बीटा।
माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो पहला ग्लूकोज अल्फा डी मिलता है और दूसरा मिलता है वो भी अल्फा डी ग्लूकोज मिलता है। आगे बात कर रहे हैं लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो ऊपर में दोनों अल्फा मिला था, यहाँ पर दोनों बीटा मिलता है, यानी कि बीटा डी गैलेक्टोज मिलता है और बीटा डी ग्लूकोज मिलता है। क्लियर होगा एकदम। ये आपका जो ये तीनों पॉइंट है ये आपका काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके बोर्ड में पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है और आपसे भी पूछने का चांस बहुत ज्यादा है, तो आप इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए कि सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस, माल्टोज का हाइड्रोलिसिस और लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करवाने पर प्रोडक्ट क्या क्या मिलते हैं। ठीक है, चलिए। इसके अलावा जो सुक्रोज है, इस सुक्रोज को हम लोग केन शुगर के नाम से या टेबल शुगर के नाम से भी जाना करते हैं, घरों में यूज किया जाने वाला शुगर है। लैक्टोज को हम लोग मिल्क शुगर के नाम से जाना करते हैं और ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है कि मिल्क शुगर के नाम से किसे जाना करते हैं या फिर मिल्क में कौन सा शुगर पाया जाता है। तो मिल्क में पाया जाने वाला शुगर आपका कौन सा होता है, लैक्टोज होता है। ऐसा एक डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल बताइए जिसका दोनों मोनोसैकेराइड यूनिट सेम होता है, तो कौन सा चला जाएगा, माल्टोज। ऐसा डाइसैकेराइड है जिसका दोनों यूनिट सेम होता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज। क्लियर है एकदम। चलिए, अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है आपसे कि अगर हम दो यूनिट को साथ में रख रहे हैं तो दोनों तो अपने आप साथ में रहेगा नहीं। मान लेते हैं एक मोलिक्यूल है दूसरा भी मोलिक्यूल है, दोनों को साथ में रखना है तो दोनों साथ में तभी रहेगा जब दोनों के बीच में कोई ना कोई बॉन्ड बनेगा, कोई ना कोई लिंकेज बनेगा। उसी प्रकार अगर हम आपसे बोल रहे हैं कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को मिलाने से सुक्रोज का फॉर्मेशन होता है, तो मिलाने का मतलब क्या है कि दोनों के बीच में कोई ना कोई बॉन्ड पाया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि कौन सा बॉन्ड पाया जाता है। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें, कार्बोहाइड्रेट में किसी भी कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो बॉन्ड पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, या फिर इसी को हम लोग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के नाम से जाना करते हैं। यानी कि दो मोनोसैकेराइड के बीच में एक मोनोसैकेराइड है और दूसरा मोनोसैकेराइड यूनिट है, तो दोनों मोनोसैकेराइड यूनिट एक दूसरे से ऑक्सीजन एटम के द्वारा कनेक्ट होते हैं। यानी कि मोनो दो मोनोसैकेराइड के बीच में ऑक्सीजन लिंकेज बनाता है और जो ये लिंकेज आपको नजर आ रहा है इसी लिंकेज को हम लोग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के नाम से जाना करते हैं या फिर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के नाम से जाना करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में कौन सा लिंकेज पाया जाता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या फिर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर एकदम। इस तरह से हम लोग का डाइसैकेराइड भी क्या हो गया, खत्म हो गया। तो याद कीजिए आप, कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर तीन भाग में हम लोग डिवीजन किए थे। मोनोसैकेराइड ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, फिनिश। दूसरा डाइसैकेराइड सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, फिनिश। तीसरा कौन सा था, पॉलीसैकेराइड। तो आइए अब हम लोग जानते हैं पॉलीसैकेराइड के बारे में। चलिए, तो पॉलीसैकेराइड में पॉलीसैकेराइड, तो पॉलीसैकेराइड में जो हमने सबसे पहला आपको बताया था एग्जांपल वो था आपका स्टार्च। पहला एग्जांपल था वो था स्टार्च। और स्टार्च जो होता है वो आपका किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। यानी कि बहुत सारे जब ग्लूकोज के यूनिट कंबाइन होते हैं, बहुत सारे यूनिट मिलते हैं तो एक बड़ा यूनिट का फॉर्मेशन होता है जिसका नाम हमने क्या रखा था, स्टार्च रखा था। तो सबसे पहला पॉइंट की बात करें तो स्टार्च जो होता है आपका वो पॉलीमर होता है। किसका पॉलीमर होता है, अल्फा डी ग्लूकोज का। यानी कि स्टार्च मिलकर बना होता है किससे, अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। दूसरा पॉइंट, आपको भी मालूम है कि प्लांट के अंदर जो स्टोरेज होता है कार्बोहाइड्रेट का वो किसके फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में ही हो रहा होता है। आगे बात करते हैं, स्टार्च की बात करें तो स्टार्च के अंदर मेनली दो कंपोनेंट पाया जाता है। एक कंपोनेंट का नाम होता है अमाइलोज और दूसरा कंपोनेंट है आपका वो है अमाइलोपेक्टिन। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है आपका, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। सबसे पहले बात करें कि जो स्टार्च होता है उसमें दो कंपोनेंट अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन को तो पाया जाता है। खासियत क्या होता है दोनों में, क्या प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं दोनों का, तो सुनिएगा। अमाइलोज जो होता है वो आपका लीनियर होता है और अमाइलोपेक्टिन होता है वो आपका ब्रांच होता है, ब्रांच्ड होता है। दूसरा पॉइंट, अमाइलोज जो होता है वो स्टार्च में कम पाया जाता है, लगभग 15 से 20% ही आपके अमाइलोज पाए जाते हैं, जबकि अमाइलोपेक्टिन जो होता है वो आपका 80 to 85% तक पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं, अमाइलोज जो होता है वो वाटर सोल्यूबल होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, जबकि जो आपका अमाइलोपेक्टिन होता है वो वाटर इनसोल्यूबल होता है।
4 पॉइंट की बात करते हैं तो 4 पॉइंट आप जरा हमें सोच के बताइए कि अमाइलोज हो या फिर अमाइलोपेक्टिन हो, कंपोनेंट तो स्टार्च का ही है। अब स्टार्च एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट में कौन सा लिंकेज पाया जाता है? कौन सा? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है, इसलिए अमाइलोज में भी कार्बोहाइड्रेट में भी जो लिंकेज पाया जाएगा वो होगा आपका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ध्यान क्या रखना है, किसके बीच में पाया जाता है? तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन C1 एंड C4, यानी पहला ग्लूकोज का C1 कार्बन तो दूसरे ग्लूकोज का C4 कार्बन के बीच में। उसी तरह अमाइलोपेक्टिन में बात करें तो अमाइलोपेक्टिन में भी आपका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ही पाया जाता है, लेकिन ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन C1 एंड C4 तो होता ही है, लेकिन ये चूंकि ब्रांच होता है कौन सा कार्बन पर? C6 पर, तो एक और बॉन्ड बनता है यहाँ ग्लाइकोसिडिक, किसके बीच में? C1 एंड C6 के बीच में। तो आप ध्यान से देखिए अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में क्या डिफरेंस होता है, आपको ये पॉइंट याद होने चाहिए। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं अब। तो ये तो आपका हो गया स्टार्च के बारे में। स्टार्च के बाद जो दूसरा एग्जाम्पल था पॉलीसेकेराइड में, वो एग्जाम्पल है आपका सेलुलोज का। अब सेलुलोज भी एक तरह का पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड कहने का मतलब इसका हाइड्रोलिसिस करवाने पर आपको बहुत सारे मोनोसेकेराइड यूनिट मिलेंगे। तो सेलुलोज की बात करते हैं तो सेलुलोज किससे मिलकर बना होता है? सेलुलोज भी क्या ग्लूकोज से ही मिलकर बना होता है? एकदम सही है, ग्लूकोज से ही मिलकर बना होता है। तो फिर डिफरेंस क्या रहा? सर आप बोल रहे हैं स्टार्च भी ग्लूकोज का से मिलकर बना है, सेलुलोज भी ग्लूकोज से मिलकर बना है, लेकिन स्टार्च अल्फा ग्लूकोज से मिलकर बना है, जबकि जो सेलुलोज है वो भी पॉलीमर है, लेकिन पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, यानी कि बीटा डी ग्लूकोज बहुत सारे मिलेंगे तब आपका सेलुलोज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सेलुलोज भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, तो इसमें भी कौन सा लिंकेज पाया जाएगा? इसमें भी आपका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है। ध्यान क्या रखना है कि जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है वो C1 एंड C4 के बीच में ही पाया जाता है। क्लियर? ठीक, अगला पॉइंट की बात करते हैं। अगला जो था हम लोग का तीसरा एग्जाम्पल वो था ग्लाइकोजेन। ग्लाइकोजेन ये भी एक तरह का पॉलीसेकेराइड होता है। तो ग्लाइकोजेन की बात करें तो ग्लाइकोजेन को हम लोग एनिमल स्टार्च के नाम से जाना करते हैं। सर इसको एनिमल स्टार्च के नाम से क्यों जाना करते हैं? स्टार्च क्या होता था? प्लांट में कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज स्टार्च के फॉर्म में होता था। उसी तरह एनिमल में कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज ग्लाइकोजेन के फॉर्म में होता है, इसलिए ग्लाइकोजेन को हम लोग एनिमल स्टार्च के नाम से जाना करते हैं। और इसका स्ट्रक्चर भी आपका सिमिलर होता है। किसके सिमिलर होता है? सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन जो स्टार्च का ज्यादा पार्ट पाया जाता है, ज्यादा पार्ट वाला कंपोनेंट था अमाइलोपेक्टिन, उसी के जैसा स्ट्रक्चर सिमिलर होता है। किसका? ग्लाइकोजेन का सिमिलर होता है। क्लियर होगा एकदम? कोई दिक्कत उम्मीद करते हैं कि नहीं होगी आपको। तो इस तरह से है हम लोग का पूरा कार्बोहाइड्रेट पहला जो टॉपिक था वो क्या हो गया? फिनिश हो गया। तो क्या क्या पढ़े हैं एक बार देख लेते हैं, रिमाइंड करते हैं। यहां से हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था, जरा एक बार गौर से आप भी देखिएगा। कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे थे। कार्बोहाइड्रेट क्या था? पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड और कीटोन को हम लोग कार्बोहाइड्रेट के नाम से जाना कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें तो पहला क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पर? हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर किया गया था। कितने भाग में? 3 भाग में, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड के कितने एग्जाम्पल? 3, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। ओलिगोसेकेराइड में किसको बोलते थे? जो 2 से 10 यूनिट में टूट जाए। 2 मोनोसेकेराइड में टूटेगा डाइसेकेराइड। कितने एग्जाम्पल? 3। कौन कौन सा? सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। सिमिलर उसी के जैसा पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में बहुत सारा यूनिट में टूटेगा। एग्जाम्पल कितने? 3, स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजेन। इसके बाद दूसरा क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़े थे, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसमें इंपॉर्टेंट है कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर का एग्जाम्पल कौन सा होता है? ग्लूकोज होता है। मोनोसेकेराइड का क्लासिफिकेशन नंबर के बेसिस पर पढ़े, अल्डोहेक्सोज और कीटोहेक्सोज। अल्डोहेक्सोज का एग्जाम्पल ग्लूकोज है, जबकि कीटोहेक्सोज का एग्जाम्पल आपका फ्रुक्टोज है। आगे बात करते हैं। इसके बाद हम लोग ग्लूकोज के बारे में जाने, ग्लूकोज का रिएक्शन पढ़े। इसके बाद फ्रुक्टोज अगला मोनोसेकेराइड था। इसके बाद हम लोग डाइसेकेराइड पढ़ना शुरू किए थे। ये आपका जो टेबल है ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, इसका हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है और किसको किस नाम से जाना करते हैं, कौन सा लिंकेज कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है, कौन सा? ग्लाइकोसिडिक पाया जाता है। बहुत बढ़िया।
इसके बाद हम लोग पॉलीसेकेराइड के बारे में पढ़ रहे थे। पॉलीसेकेराइड में कितने एग्जाम्पल थे? 3, स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजेन। तो इन तीनों का मेन जो पॉइंट था हम लोग उसको खत्म कर चुके हैं। तो इस तरह से आपका जो पहला पार्ट था बायोमोलिकुल्स का, वो कार्बोहाइड्रेट था, वो पूरा क्या हो गया? फिनिश हुआ। चले, तो यहाँ तक उम्मीद है आप समझे होंगे। अब हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बाद बायोमोलिकुल्स में जो इसका अगला पार्ट है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस पार्ट का नाम क्या था? याद कीजिए। अगला टॉपिक है हम लोग का प्रोटीन्स। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो इस बार हमारे सामने जो आ रहा है टॉपिक, उसका नाम है प्रोटीन्स। तो अगर हम लोग प्रोटीन्स की बात करें तो नाम तो आप पहले से भी जान रहे हैं। प्रोटीन्स जो होता है, जिस हिसाब से स्टार्च आपका अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर बनता था, सेलुलोज आपका बीटा डी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, उसी प्रकार से जो आपका प्रोटीन्स होता है तो बड़ा यूनिट हो गया, ये किससे मिलकर बना होता है? तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो पॉलीमर होते हैं। पॉलीमर किसका पॉलीमर होते हैं? पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड का पॉलीमर होते हैं। अगर हम आपसे कहें कि पॉलीमर कहने का मतलब क्या है? पॉलीमर कहने का मतलब यही है कि बहुत सारे अमीनो एसिड को जब आप ऐड कीजिएगा तो आपका एक बड़ा यूनिट बनेगा, जिसको हम लोग प्रोटीन्स बोल सकते हैं। क्लियर? ठीक। अब जो अमीनो एसिड आपके होते हैं, ये अमीनो एसिड 2 प्रकार के हो सकते हैं। 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक का नाम है, वो है आपका इसेंशियल अमीनो एसिड, और दूसरा हो सकता है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। अमीनो एसिड 2 टाइप के हो सकते हैं, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। उससे पहले बात करते हैं कि अमीनो एसिड होते क्या है। तो अमीनो एसिड एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें 2 फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। कौन कौन सा? एक तो आपका NH2 ग्रुप पाया जाएगा और एक आपका COOH ग्रुप पाया जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा एक हाइड्रोजन पाया जाता है और एक ग्रुप यहाँ पर अलग अलग हो सकता है। यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि अगर हाइड्रोजन ही है तो क्या ये अमीनो एसिड है या नहीं है? है। इस अमीनो एसिड का नाम होता है आपका ग्लाइसिन। ग्लाइसिन। और जो ग्लाइसिन होता है आपका, जो आपका ग्लाइसिन होता है वो सबसे आपका सिंपलेस्ट अमीनो एसिड हुआ करता है। सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। और अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये जो कार्बन है आपका, वो कार्बन आपको कायरल नहीं नजर आ रहा होगा। कायरल कार्बन उसको बोला करते हैं जिस पर चारों ग्रुप अलग अलग हो। चूंकि यहाँ पर चारों ग्रुप अलग अलग नहीं है, इसका मतलब ये कायरल कार्बन नहीं है। और कायरल कार्बन नहीं है तो ये जो कंपाउंड है आपका ग्लाइसिन है, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। इस ग्लाइसिन को छोड़ के जितने भी अमीनो एसिड पाए जाते हैं, सारे के सारे अमीनो एसिड आपके ऑप्टिकली एक्टिव हुआ करते हैं। क्लियर है? ठीक। तो प्रोटीन्स किससे मिलकर बना होता है? अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। अमीनो एसिड कितने टाइप के हो सकते हैं? 2 टाइप के। पहला कौन सा? इसेंशियल अमीनो एसिड, और दूसरा कौन सा? नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। इसेंशियल अमीनो एसिड किसको बोलेंगे? इसेंशियल का मतलब आवश्यकता, यानी कि ऐसे अमीनो एसिड जिनका फॉर्मेशन हमारा बॉडी नहीं करने पाता है तो बाहर से लेने की आवश्यकता होता है। यानी कि द अमीनो एसिड विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन आवर बॉडी बट मस्ट बी ऑब्टेन्ड थ्रू डाइट। बाहर से भोजन के माध्यम से लेना पड़ेगा, वैसे अमीनो एसिड को हम लोग बोलते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन इसेंशियल फिर किसको बोलेंगे? ऐसे अमीनो एसिड जिनका फॉर्मेशन हमारा बॉडी खुद कर लेता है तो बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है, वैसे अमीनो एसिड को हम लोग बोलते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। एक तो डिफरेंस आपके पूछा जाता है और दूसरा एग्जाम्पल से क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड जितना है सबको याद कर लेते हैं, इसके अलावा जो भी होगा नॉन इसेंशियल होगा, या फिर नॉन इसेंशियल वाले सारे याद कर लेते हैं, उसके अलावा जो भी होगा तो इसेंशियल होगा। तो हम लोग इसेंशियल को याद किए थे। कैसे याद किए थे? याद है आपको? याद कीजिए। सिंपल ट्रिक आपको बताया गया था। इसेंशियल में 10 अमीनो एसिड का नाम याद रखने के लिए क्या गया था? अरवा, हिल, MPTT। अरवा, हिल, MPTT। सबका नाम भी शायद आप याद रखे होंगे। AR का मतलब था आर्जिनिन, VA से वैलिन, H से हिस्टिडीन, I से आइसोल्यूसिन, L से ल्यूसिन, उसके बाद वाले L से लाइसिन, M से मिथियोनिन, P से फिनाइल एलानिन, T से ट्रिप्टोफान,
और एक और टी से क्या होता था, थ्रियोनिन होता था। तो ये सारे अमीनो एसिड, 10 अमीनो एसिड नजर आ रहे हैं, अरवाहिल, एमपीटीटी, ये आपके इसेंशियल अमीनो एसिड हुआ करते थे। इसके अलावा जो भी अमीनो एसिड होगा, जैसे ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, जैसे एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, जैसे सेरीन, जैसे ग्लाइसिन, जैसे एलानिन, ये सारे अमीनो एसिड आपके नॉन इसेंशियल हुआ करते हैं। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, इसके अलावा जो भी मिलेंगे वो नॉन इसेंशियल होते हैं। गलती यहां होता है कभी कभी, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। जो एलानिन होता है आपका वो नॉन इसेंशियल का एग्जाम्पल है, जबकि जो फिनाइल एलानिन है आपका वो इसेंशियल अमीनो एसिड का एग्जाम्पल है। क्लियर होगा एकदम? एक बार ध्यान से देखिएगा आप इसको। इस पूरे से आपको क्या क्या समझ में आना चाहिए? प्रोटीन जो होते हैं वो किसका पॉलीमर होता है? अमीनो एसिड का, यानी बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। अमीनो एसिड कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। इसेंशियल नाम से मालूम चल रहा है कि हमारा बॉडी खुद नहीं बनाने पाता है, बाहर से डाइट के थ्रू लेना पड़ता है। नॉन इसेंशियल, बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है, बॉडी हमारा खुद बना लेगा। नॉन इसेंशियल का एग्जाम्पल आपका अरवा, हिल, एमपीटीटी याद कर लेने हैं। और इसके अलावा जितने भी एग्जाम्पल होंगे सब किसका हो जाता है? नॉन इसेंशियल का हो जाता है। शायद क्लियर होगा एकदम। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब तो प्रोटीन्स अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो अब अगर हम लोग बात करें प्रोटीन्स की ही, प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स किससे मिलकर बना होता है? अमीनो एसिड से। जब बहुत सारे अमीनो एसिड ऐड हुआ करते हैं तो अपने तो ऐड नहीं हो रहे होंगे, कुछ ना कुछ 2 अमीनो एसिड को साथ में रखने के लिए चाहिए। क्या चाहिए? बॉन्ड या लिंकेज कोई ना कोई बनना चाहिए। तो यहां से आप एक याद रखिएगा कि प्रोटीन्स के अंदर कौन सा बॉन्ड पाया जाता है या फिर कौन सा लिंकेज पाया जाता है। तो आप याद रखिएगा प्रोटीन्स के अंदर आपका पेप्टाइड लिंकेज पाया जाता है। पेप्टाइड लिंकेज, जिस प्रकार आपका कार्बोहाइड्रेट के अंदर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता था, ठीक उसी प्रकार प्रोटीन्स के अंदर पेप्टाइड लिंकेज पाया जाता है। यानी कि 2 अमीनो एसिड एक साथ तभी रहेंगे जब उनके बीच में कौन सा लिंकेज बनेगा? पेप्टाइड लिंकेज या फिर पेप्टाइड बॉन्ड। यहां पर आप एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, जब बहुत सारे अमीनो एसिड एक साथ ऐड हो जाते हैं तो बहुत सारे अमीनो एसिड ऐड होंगे तो बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड भी बनेंगे। तो एक नया स्ट्रक्चर जो बनता है उसको हम लोग पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं। पॉली क्यों? क्योंकि बहुत सारे अमीनो एसिड ऐड हुए हैं। जब पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड होकर के फंक्शन करना शुरू कर देता है, कुछ ना कुछ फंक्शन करेगा, तो वैसे पॉलीपेप्टाइड चेन को फिर हम लोग प्रोटीन्स का नाम दे दिया करते हैं। और प्रोटीन्स कब बोलेंगे? जब पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड होगा। अब फोल्ड होगा तो नया नया शेप बन सकता है। उसी शेप के बेसिस पर जो प्रोटीन्स है, इस प्रोटीन्स को 2 भाग में डिवीजन किया गया है। पहला का नाम है आपका फाइब्रस प्रोटीन, और दूसरा का नाम क्या होता था? दूसरा का नाम होता था आपका ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो पहला है आपका फाइब्रस प्रोटीन और दूसरा है आपका ग्लोब्यूलर प्रोटीन। दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं, किसका एग्जाम्पल क्या होता है, दोनों पर क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं, तो ध्यान से समझिएगा। फाइब्रस नाम से मालूम चल रहा है कि जब पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड होगा, क्वाइल करेगा और फोल्ड होकर के फाइबर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देगा। डिफिनेशन आपको पूरा लिखवाया गया है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा, तो वैसे प्रोटीन को हम लोग फाइब्रस प्रोटीन के नाम से जाना करते हैं। और जब आपका ग्लोबुलर कब बोलेंगे? जब प्रोटीन में जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो फोल्ड होगा और फोल्ड होकर के स्फेरिकल स्ट्रक्चर जिसको हम लोग ग्लोबुलस बोलते हैं, अगर वैसा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा तब हम लोग उसको ग्लोबुलर प्रोटीन के नाम से जाना करते हैं। अगला बात करते हैं, फाइब्रस प्रोटीन होता है, इसका एग्जाम्पल जो होता है ये आपको ध्यान में रखने हैं। फाइब्रस का आपका 2 एग्जाम्पल होता है, एक होता है केराटिन और दूसरा होता है आपका मायोसिन। ठीक उसी प्रकार आपका ग्लोबुलर का भी 2 एग्जाम्पल होते हैं, एक होता है आपका वो होता है इंसुलिन और दूसरा जो एग्जाम्पल होता है वो होता है एल्ब्यूमिन। तो आपके प्रोटीन शेप के बेसिस पर 2 भाग में, फाइब्रस और ग्लोबुलर। फाइब्रस फाइबर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा जब पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड होगा। ग्लोबुलर किसको? जब ग्लोबुलस बनाएगा यानी स्फेरिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। बात करें अगर फाइब्रस प्रोटीन की, तो फाइब्रस प्रोटीन के 2 एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, केराटिन और मायोसिन। केराटिन कहां पाया जाता है? केराटिन कहां पाया जाता था? प्रेजेंट इन हेयर, बालों में पाया जाता है जो प्रोटीन, उसको केराटिन बोला करते हैं। और मायोसिन कहां पाया जाता है? प्रेजेंट इन मसल्स के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है उसको हम लोग मायोसिन के नाम से जाना करते हैं। इसके अलावा
इधर बात करते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन का। तो ग्लोबुलर में जो इंसुलिन है इसके बारे में आपको याद रखना है कि इंसुलिन एक ऐसा प्रोटीन है जिसमें केवल और केवल 51 अमीनो एसिड पाया जाता है, और एल्ब्यूमिन भी आपका ग्लोबुलर का एग्जाम्पल है। तो दोनों में दो डिफरेंस हो गए हैं, एक डिफिनेशन, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल। तीसरा पॉइंट, तीसरा जरा आप सोच के देखिए, क्या आप कभी नहाते हैं तो क्या आपका बालों का जो प्रोटीन है वो धुल जाता है, खत्म हो जाता है क्या? ऐसा होता है क्या? नहीं। यानी कि जो आपके फाइब्रस प्रोटीन होते हैं वो वाटर में सोलूबल होते होंगे या इनसोलूबल होते होंगे, तभी तो नहीं धुलते हैं। तो यानी कि आपके जो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं वो इनसोलूबल होते हैं इन वाटर में इनसोलूबल होते हैं, जबकि जो आपका ग्लोबुलर प्रोटीन होता है वो आपका सोलूबल होता है। किसमें सोलूबल होता है? वाटर में सोलूबल होता है। तो ये आपके 3 डिफरेंस हो गए और ये आपके एग्जाम्पल जिससे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होने चाहिए आपको। आगे चलते हैं, प्रोटीन्स में एक अंतिम टॉपिक की बात करते हैं हम लोग, जिसको हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के नाम से जाना करते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में याद कीजिए आप, प्रोटीन के आपको 4 स्ट्रक्चर पढ़ाए गए हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला को बोलते हैं हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, दूसरा को बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तीसरा का नाम होता है टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, और 4 वाला होता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो ये 4 प्रोटीन का स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। इन चारों में खासियत क्या होता है वो आपको ध्यान रखने हैं। प्राइमरी उसको बोलते हैं जब बहुत सारे अमीनो एसिड एक दूसरे से ऐड होकर के पॉलीपेप्टाइड चेन जैसा फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए प्राइमरी स्ट्रक्चर का यूज हम लोग अमीनो एसिड का सीक्वेंस मालूम करने के लिए किया करते हैं कि कौन सा अमीनो एसिड के बाद कौन सा अमीनो एसिड आया होगा। तो अगर वो हमें जानना है तो हम प्राइमरी स्ट्रक्चर का यूज किया करते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में केवल और केवल पेप्टाइड लिंकेज पाया जाता है, केवल और केवल पेप्टाइड लिंकेज पाया जाता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं उसके बाद कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जब प्राइमरी स्ट्रक्चर और ज्यादा फोल्ड होता है, जैसे ये आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया, तो जब प्राइमरी स्ट्रक्चर और ज्यादा इस हिसाब से फोल्ड हो जाए तो उसको हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर के नाम से जाना करते हैं। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर 2 टाइप के हो सकते हैं, एक हो सकता है अल्फा हेलिक्स और दूसरा हो सकता है बीटा प्लीटेड सीट। और आपको भी मालूम है कि कोई चीज़ को हम लोग फोल्ड कर रहे हैं और उसी फोल्ड फॉर्म में हमें रखना है तो उसके बीच हमें नए बॉन्ड का आवश्यकता पड़ेगा। तो यहाँ पर एक तो इनके बीच में पेप्टाइड लिंकेज तो पाया जाता है, इसके अलावा इनके बीच में यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड भी पाए जाते हैं। कौन सा बॉन्ड पाए जाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो फिर से सुनिएगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर में केवल पेप्टाइड लिंकेज पाया जाता है, सेकेंडरी में आपका पेप्टाइड के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड भी पाए जाते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर 2 टाइप के हो सकते हैं, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड सीट हो सकते हैं। आगे बात करते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। टर्शियरी किसको बोलेंगे? जब सेकेंडरी और ज्यादा फोल्ड हो जाए। क्वाटरनरी किसको बोलेंगे? उससे भी ज्यादा फोल्ड हो जाए। तो इन दोनों में टर्शियरी और क्वाटरनरी की बात करें तो इनमें कौन कौन सा लिंकेज पाया जाता है? कुछ और भी ज्यादा लिंकेज पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि फोल्डिंग और भी ज्यादा हो रहा है। तो आपका जो टर्शियरी और क्वाटरनरी है इसमें तो एक पाया जाएगा पेप्टाइड लिंकेज। इसके अलावा क्या पाया जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके अलावा क्या पाया जाता है? डाइसल्फाइड लिंकेज या डाइसल्फाइड बॉन्ड। इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और कोई पाया जाता है? हाँ, नॉन पोलर के बीच में आपका पाया जाता है वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि अलग अलग टाइप के यहाँ पर फोर्सेस पाए जाते हैं टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में। क्लियर है एकदम? एक बार हम लोग प्रोटीन यहाँ तक पढ़ चुके हैं तो एक छोटा सा टॉपिक की बात कर लेते हैं और इसमें प्रोटीन में कि प्रोटीन का काम क्या होता है। तो जैसा आप सभी को मालूम है कि प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर या किसी भी लिविंग के बॉडी के अंदर जो प्रोटीन होता है वो बायोलॉजिकल फंक्शन कर रहा होता है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर एक टॉपिक है आपका जिसका नाम आपने सुना है, वो है आपका डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो
तो जैसा आप सभी को मालूम है कि प्रोटीन जो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल फंक्शन कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो कर रहे होते हैं। नाम से मालूम चल रहा होगा कि डीनेचुरेशन यानी डीनेचर कर रहे हैं, प्रोटीन का एक्टिविटी लॉस करवा रहे हैं। तो लॉस करवाने के लिए दो चीजें हो सकती है। कैसे लॉस करवा सकते हैं? प्रोटीन के स्ट्रक्चर में कोई चेंज कर रहे हैं तो आपका प्रोटीन अपना बायोलॉजिकल एक्टिविटी खो देता है, लॉस कर देता है। तो प्रोटीन का बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉस कब होगा? जब उसका स्ट्रक्चर में चेंज होगा। स्ट्रक्चर में चेंज कैसे हो सकता है? या तो फिजिकल चेंज हो जाए या फिर केमिकल चेंज हो जाए। फिजिकल चेंज करने का मतलब चेंज इन टेम्परेचर कर देते हैं, केमिकल चेंज जैसे चेंज इन पीएच। तो उस वजह से क्या होगा कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है। अब प्रोटीन अगर स्ट्रक्चर उसका खत्म हो गया तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर खत्म होने से उसका बायोलॉजिकल एक्टिविटी खत्म हो जाता है और इसी फेनोमेना को हम लोग क्या बोल देते हैं? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। जैसे आप पढ़े होंगे, आपको लिखवाया गया होगा कि व्हेन अ नेटिव प्रोटीन किसको कहते हैं मालूम है ना? वैसा प्रोटीन जिसका फिक्स 3D स्ट्रक्चर होता है और उसका कुछ ना कुछ बायोलॉजिकल एक्टिविटी होता है। तो व्हेन अ नेटिव प्रोटीन इज सब्जेक्टेड टू अ फिजिकल चेंज लाइक चेंज इन टेम्परेचर और केमिकल चेंज लाइक चेंज इन pH, the globules unfold and the and the helix get uncoiled and protein loses its biological activity. This is called denaturation of protein. मेन आपको क्या याद रखना है कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के दो एग्जांपल याद रखने हैं। पहला कौन सा? कटलिंग ऑफ मिल्क। कटलिंग ऑफ मिल्क, सॉरी, पहला जो आपको एग्जांपल यहां याद रखने हैं वो है आपका सॉरी सही तो बोल रहे थे, कटलिंग ऑफ मिल्क। और दूसरा एग्जांपल है वो है कोगुलेशन ऑफ एग वाइट ऑन बॉइलिंग। ये दोनों एग्जांपल आपको डीनेचुरेशन का याद रखना है, जिसमें डीनेचुरेशन का प्रोसेस अक्सर देखा जाता है। अच्छा, ये डीनेचुरेशन करते हैं तो प्रोटीन अपना बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉस करता है, सही बात है। प्रोटीन का स्ट्रक्चर टूट जाता है, सही बात है। लेकिन आपको याद रखनी है कि जब डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन करवाते हैं तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है ये नहीं टूटता है, ये रिमेन्स रहता है, रिमेन्स इंटैक्ट, ये बना रहता है। सेकेंडरी टूट जाता है, टर्शियरी टूट जाता है, क्वाटनरी टूट जाएगा, लेकिन जो आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन करवाने के बाद भी रिमेन्स रहता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर आपका नहीं टूटता है। शायद आप समझे होंगे। तो प्रोटीन्स इस तरह से जो हम लोग का पार्ट था बायोमोलिकुल्स का सेकंड पार्ट, वो पार्ट भी क्या हुआ? खत्म हुआ। तो आप जरा ध्यान से देखें कि प्रोटीन्स में हमने क्या क्या आपको बताया। देखिए यहाँ ये है आपका प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स में हमने आपको क्या क्या बताया था? प्रोटीन जो होते हैं पॉलीमर होते हैं किसका? अमीनो एसिड का। अमीनो एसिड कितने टाइप के हो सकते हैं? दो टाइप का, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। इसेंशियल किसको बोले थे? जिसका फॉर्मेशन हमारे बॉडी के अंदर नहीं होता है, डाइट के थ्रू लेने की आवश्यकता होता है। नॉन इसेंशियल किसको बोले? वैसा अमीनो एसिड जिसका फॉर्मेशन हमारे बॉडी के अंदर हो जाता है। इसका एग्जाम्पल इसेंशियल में कौन कौन सा था? अरवाही, एमपीटीटी। इसके बाद हमने आपको क्या बताया कि जो प्रोटीन्स होते हैं ये अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं और अमीनो एसिड के बीच में कौन सा लिंकेज पाया जाता है? पेप्टाइड लिंकेज पाया जाता है। शेप के बेसिस पर, क्योंकि प्रोटीन्स किसको बोलते हैं? जब बहुत सारे अमीनो एसिड ऐड होकर एक यूनिट का फॉर्मेशन करेंगे जिसको हम लोग पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं। और पॉलीपेप्टाइड चेन जब फोल्ड होता है और फंक्शन करना शुरू करता है तो उसको हम लोग प्रोटीन्स के नाम से जाना करते हैं। और प्रोटीन्स उसी शेप के बेसिस पर इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है। पहला का नाम है फाइब्रस प्रोटीन और दूसरा का नाम है ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन किसको बोलते हैं? ऐसे प्रोटीन जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि ग्लोबुलर उसको बोलते हैं जो स्फेरिकल यानी ग्लोबुलस का फॉर्मेशन करते हैं। फाइब्रस का दो एग्जांपल केराटिन और बायोसिन, ग्लोबुलर का दो एग्जांपल इंसुलिन और एल्बुमिन। फाइब्रस आपके इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में, जबकि ग्लोबुलर आपके वाटर में सोल्यूबल होते हैं। आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का। कितने पाए जाते हैं? 4 पाए जाते हैं। मेन इंपॉर्टेंट कौन सा है? सेकेंडरी वाला। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में 2 फॉर्म पाए जाते हैं, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट। ये किससे स्टेबल हो रहे हैं? पेप्टाइड लिंकेज तो पाया जाता है, इसके अलावा इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है। क्लियर होगा शायद। इसके बाद हमने एक छोटा सा प्रोसेस बताया, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ये क्या होता है? हर एक प्रोटीन का एक यूनिक 3D स्ट्रक्चर होता है और उसका कुछ ना कुछ बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो करता है। वैसे प्रोटीन को हम लोग बोला करते हैं नेटिव प्रोटीन। और जब नेटिव प्रोटीन अपना बायोलॉजिकल एक्टिविटी किसी भी तरह का फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज करवाने से लॉस कर देता है तो उसको हम लोग नाम दे दिया करते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। इसका 2 एग्जाम्पल कटलिंग ऑफ मिल्क और कोगुलेशन ऑफ एग वाइट। याद क्या रखने हैं कि जब डीनेचुरेशन करवाते हैं प्रोटीन का तब भी प्राइमरी स्ट्रक्चर आपका बना रहता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर नहीं टूटता है। क्लियर एकदम? प्रोटीन खत्म। चलिए आगे चलिए। तो अगला हमारा जो टॉपिक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है, क्या आप उसको पढ़ने के लिए तैयार हैं? अभी तक देखिए हम लोग का 2 टॉपिक खत्म हो चुका है। एक था कार्बोहाइड्रेट और दूसरा क्या था? प्रोटीन्स।
कितने टॉपिक पढ़ने थे? 4, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स और न्यूक्लिक एसिड। तो चलिए शुरू करते हैं। विटामिन्स पढ़ते हैं हम लोग और विटामिन्स के बारे में जानते हैं कि क्या होते हैं विटामिन्स। तो आप बताइए कि विटामिन्स क्या होते थे। और इसको पढ़ने से पहले ये विटामिन्स वाला टॉपिक आपके 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लगभग हर एक वर्ष आपके बोर्ड में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। तो विटामिन्स क्या होते हैं याद कीजिए। विटामिन्स एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनका स्मॉल अमाउंट हमारे बॉडी का आवश्यकता होता है ताकि हमारा बॉडी नॉर्मल ग्रोथ कर सके, नॉर्मल फंक्शन कर सके। स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं, लार्ज अमाउंट में नहीं, स्मॉल अमाउंट में। ठीक है, तो विटामिन्स को 2 भाग में डिवीजन कर दिया गया है। विटामिन्स को 2 भाग में बांटा गया है। विटामिन्स को 2 भाग में डिवाइड किया गया था। एक का नाम होता है, पहला का नाम है वो है आपका फैट सोल्यूबल विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन्स। और दूसरा का नाम है आपका वाटर सोल्यूबल विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। 2 टाइप होते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन और वाटर सोल्यूबल विटामिन। नाम से मालूम चल रहा है कि फैट सोल्यूबल किसको बोलेंगे और वाटर सोल्यूबल किसको बोलेंगे। फैट सोल्यूबल किसको बोलेंगे? ऐसे विटामिन जो किसमें सोल्यूबल होंगे? फैट में सोल्यूबल होंगे। दूसरा वाटर सोल्यूबल किसको बोलेंगे? ऐसे विटामिन जो किसमें सोल्यूबल होंगे? वाटर में सोल्यूबल होंगे। तो फैट सोल्यूबल विटामिन किसको बोलते हैं? विटामिन व्हिच आर सोल्यूबल इन फैट आर नोन एज फैट सोल्यूबल विटामिन। सेम उसी तरह से वाटर सोल्यूबल किसको बोलते हैं? विटामिन्स व्हिच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड वाटर सोल्यूबल विटामिन। मेन आपको जो याद करना है यहाँ पे वो है आपका एग्जाम्पल। सॉरी, ये बोर्ड काम करना बंद कर दिया। चलिए तो इसको हम लोग चलिए तो विटामिन्स को कितने भाग में बांटा गया है? 2 भाग में। हम लोग वहीं पे थे ना, वहीं से शुरू करते हैं। फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका वो है आपका इसका एग्जाम्पल। तो फैट सोल्यूबल विटामिन में आपको एग्जाम्पल याद करते हैं। कौन कौन से विटामिन होते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये एग्जाम्पल है आपके किसके? फैट सोल्यूबल विटामिन के। एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है आपके। फैट सोल्यूबल विटामिन के 4 एग्जाम्पल हैं, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के। इसको याद करने का अलग अलग तरीका होता है। जैसे आप लोग बचपन में बहुत समझ गए ढेका मारे होंगे आम झाड़ने के लिए या कोई भी चीज करने के लिए, किसी को मारने के लिए ढेका तो मारे ही होंगे। तो इसको हम लोग इस हिसाब से याद कर सकते हैं। ढेका नहीं एक्चुअली ये डेका है। तो जो डेका होता है आपका, वो डेका कौन सा विटामिन होता है? फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। यानी कि विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन ए, ये आपके फैट सोल्यूबल विटामिन है। वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं? ऐसे विटामिन जो वाटर में सोल्यूबल होंगे। इसका एग्जांपल है बी ग्रुप विटामिन। बी विटामिन बहुत सारे इसके ग्रुप पाए जाते हैं, B1, B2, B6 इस तरह के ग्रुप पाए जाते हैं। तो इसलिए हम लोग इसको बी ग्रुप विटामिन बोला करते हैं। और इसका एग्जांपल है आपका विटामिन सी। क्लियर होगा एकदम? 2 टाइप के होते हैं विटामिन, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल का एग्जांपल डेका, DEKA। वाटर सोल्यूबल का एग्जांपल बी ग्रुप विटामिन और विटामिन सी। चलिए, अच्छा आपको भी एक चीज मालूम है यहाँ से कि हर एक विटामिन का कुछ ना कुछ अमाउंट हमारे बॉडी में रिक्वायरमेंट होता है। अगर हमें वो विटामिन उतनी अमाउंट में ना मिले तो उसके कमी से हमारे बॉडी के अंदर कोई ना कोई डिजीज हो सकता है। तो हम लोग को अब जो पढ़ना है उसी टॉपिक के बारे में पढ़ना है। और इस टॉपिक से क्वेश्चन लगभग हर एक वर्ष आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जरा ध्यान से इस टॉपिक को समझिएगा और इसको अभी भी याद करने का प्रयास करेंगे। क्या क्या यहाँ पे हम लोग 3 कॉलम बनाते हैं। एक बनाते हैं हम लोग विटामिन का, एक बनाते हैं नेम का और एक बनाते हैं कि कौन से विटामिन की कमी से कौन सा डिजीज होता है। तो पहला कॉलम आ गया हमारा विटामिन्स, दूसरा कॉलम है उसका कुछ केमिकल नेम भी होता है
और तीसरा है डेफिशिएंसी डिजीज, कि कौन सा विटामिन का कमी हो जाएगा तो कौन सा डिजीज हो सकता है। सॉरी। पहला बात करते हैं हम लोग विटामिन ए। विटामिन ए का जो केमिकल नेम होता है इसको हम लोग रेटिनोल के नाम से जाना करते हैं, रेटिनोल। दूसरा है आपका, वो है आपका विटामिन B1। विटामिन B1 होता है, इसको हम लोग थायमीन के नाम से जाना करते हैं, और स्पेलिंग ध्यान रखिएगा THIA है, इसको हम लोग विटामिन बोला करते हैं, थायमीन। तीसरा जो विटामिन है वो है आपका विटामिन B2। विटामिन B2 को हम लोग राइबोफ्लेविन के नाम से जाना करते हैं, राइबोफ्लेविन। इसके बाद है आपका विटामिन B6। विटामिन B6 को हम लोग पायरिडॉक्सिन के नाम से जाना करते हैं, पायरिडॉक्सिन के नाम से जाना करते हैं। इसके बाद है हम लोग का, वो है विटामिन B12। विटामिन B12 को हम लोग कोबाल अमीन के नाम से जाना करते हैं, कोबाल अमीन। इसके बाद है आपका विटामिन C। विटामिन C को हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना करते हैं। 7 में है आपका, वो है विटामिन D, जिसको एर्गोकैल्सिफेरॉल बोला करते हैं, हमारे सिलेबस में नहीं है। विटामिन 8 में है आपका, वो है विटामिन E, टोकोफेरॉल के नाम से जाना करते हैं, नहीं दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में। क्योंकि 9 नंबर का जो विटामिन है वो है विटामिन K, जिसको फाइलोक्विनोन के नाम से जाना करते हैं, हमारे एनसीईआरटी बुक में उसका नेम नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग अभी उतना ही याद करने का प्रयास करेंगे जो एनसीईआरटी बुक में हम लोग का गिवन है। तो ये कुछ विटामिन हैं जिनका कुछ नेम होता है, और इन विटामिन की कमी अगर हो जाए हमारे बॉडी के अंदर तो उसके कमी से कोई ना कोई डिजीज हो सकता है। वो डिजीज आपका पूछा जाता है या विटामिन देकर उसका नेम पूछा जाता है। तो चलिए सीखते हैं कि कौन से विटामिन की कमी से कौन सा डिजीज हमारे बॉडी के अंदर होता है। तो पहला कौन सा है, विटामिन ए, जिसको रेटिनोल के नाम से जाना करते हैं। और अगर इसका विटामिन ए का कमी हो जाए तो हमारे नाइट ब्लाइंडनेस होने का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन B1 की कमी से अगर बात करें तो विटामिन B1 की कमी से हमारे बॉडी के अंदर बेरी नामक डिजीज हो सकता है। विटामिन B1 से बेरी, B1 से नहीं, B1 की कमी से बेरी। विटामिन B2 की बात करें तो इसके कमी से चिलोसिस हो सकता है, चिलोसिस। विटामिन B6 कन्वल्जन्स। इसके बाद ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, विटामिन B12 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके कमी से हो सकता है परनीसियस एनीमिया होता है। सॉरी। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना करते हैं, और इसके कमी से स्कर्वी हो सकता है, स्कर्वी। आगे है विटामिन डी, जिसका सबसे मेन सोर्स होता है सनलाइट, और इसका कमी हो जाए तो इसकी कमी से 2 तरह का डिजीज हो सकता है। दोनों डिजीज जो किससे रिलेटेड होता है, बोन से रिलेटेड होता है, हड्डी से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे 2 डिजीज हो सकता है विटामिन डी की कमी से। अगर बात करें तो एक हो सकता है आपका रिकेट्स, और दूसरा हो सकता है आपका ओस्टियोमैलेशिया। रिकेट्स कब बोलते हैं, जब ये चाइल्ड में हो, बच्चों में हो, तो उसको रिकेट्स बोला करते हैं। और अगर विटामिन डी की कमी से कोई डिजीज एडल्ट में हो रहा है, बड़ों में हो रहा है, तो उसको हम लोग ओस्टियोमैलेशिया के नाम से जाना करते हैं। आगे बात करते हैं आपका विटामिन ई। तो विटामिन ई की कमी से जो आपका फ्रेगलिटी ऑफ आरबीसी होता है, फ्रेगलिटी ऑफ आरबीसी वो इंक्रीज हो जाता है। और विटामिन के की कमी से इंक्रीज हो जाता है क्या, ब्लड क्लोटिंग टाइम। इसका कहने का मतलब ये वाला भी काफी इंपॉर्टेंट है आपका। विटामिन के जो होता है, जैसे आपको मालूम है कि कहीं पे हमें चोट लगता है तो ब्लड आता है, ब्लड आने के बाद क्या होता है कि कुछ समय बाद ब्लड आना बंद हो जाता है, वहां पे क्योंकि ब्लड का क्लोटिंग हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर विटामिन के का कमी है और कहीं पर उसको कट गया तो ब्लड आना तो वो लाजमी है, आएगा। लेकिन अगर विटामिन के का कमी होगा तो बहुत समय के बाद जाकर वहां क्लोटिंग जमेगा। यानी कि जो विटामिन के होता है ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, इसके कमी से ब्लड क्लोटिंग का जो टाइम है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है एकदम। तो ये जो टेबल है आपके सामने, यहाँ पर ये टेबल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेबल से क्वेश्चन हर एक वर्ष लगभग पूछे जाते हैं और आपके एग्जामिनेशन में भी पूछने का चांस बहुत ज्यादा है। तो आप भी जान रहे हैं कि याद करने का, एक तो आप उतना दिन में याद कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो इस टेबल को 5 से 6 बार लिखिए अपने हाथों से, और लिखने के बाद इस पर क्वेश्चन बहुत सारा प्रैक्टिस कीजिए और याद करने का प्रयास कीजिए, तब जाकर आपको ये याद होगा। क्लियर। चले तो
तो इस तरह से हम लोग का जो तीसरा टॉपिक था विटामिन, वो टॉपिक भी यहाँ पर क्या हुआ, समाप्त हुआ। तो यहाँ तक पढ़ के आपको कैसा लग रहा है? लग रहा है कि आप पढ़े हुए थे, सारा चीज़ आ रहा है माइंड में कि ये सब चीज़ आप सुने थे? नहीं आ रहा है तो फिर यहाँ से आप कम से कम याद कीजिए इसको और पढ़िए, और आ रहा है तब आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन हुई है और आपका रिवीजन भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अंतिम टॉपिक की ओर। हम लोग पहुंच चुके हैं बायोमोलिकुल्स में, और उस अंतिम टॉपिक का जो नाम है वो नाम था आपका, क्या नाम था याद कीजिए, उसका नाम था आपका न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है, ये न्यूक्लिक एसिड किससे मिलकर बना होता है? तो ये आपका जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो मिलकर बना होता है, पॉलीमर होता है ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। जिस हिसाब से आप स्टार्च सुने थे, अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, सेलुलोज सुने थे, बीटा डी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, प्रोटीन सुने थे किससे, अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। उसी प्रकार जो न्यूक्लिक एसिड होता है आपका, वो किससे मिलकर बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। TIDE लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ होता है। आगे बात करते हैं, जो आपका न्यूक्लिक एसिड होता है, जो आपका न्यूक्लिक एसिड होता है, ये न्यूक्लिक एसिड आपका दो प्रकार का हो सकता है। कौन कौन सा हो सकता है? पहला का नाम है आपका DNA और दूसरा का नाम है आपका RNA। DNA का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और RNA का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड ना। ठीक, तो ये आपका न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार का हो सकता है, DNA और RNA। चाहे DNA हो या फिर RNA हो, है तो न्यूक्लिक एसिड। अब अगर न्यूक्लिक एसिड है तो ये किससे मिलकर बना होगा? न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होगा। आगे ध्यान से सुनिएगा, जो आपका न्यूक्लियोटाइड होता है, जो आपका न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड तीन कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं, 3 कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन से? तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर कोई ना कोई शुगर पाया जाएगा। इसके अलावा न्यूक्लियोटाइड के अंदर कोई ना कोई आपका नाइट्रोजिनस बेस पाया जाता है, नाइट्रोजिनस बेस। और इसके अलावा इसके अंदर एक और कंपोनेंट पाया जाता है जिसको हम लोग फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोरिक एसिड लिखा करते हैं, यानी कि यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है। तो न्यूक्लिक एसिड किससे मिलकर बना हुआ है? न्यूक्लिक एसिड आपका जो मिलकर बना हुआ है वो बना हुआ है न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है। और न्यूक्लियोटाइड के अंदर कितने कंपोनेंट होते हैं? 3, शुगर, नाइट्रोजिनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप होता है आपका। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप का? 2 टाइप का, DNA है और RNA। यानी DNA में भी 3 कंपोनेंट होगा। कौन कौन? शुगर इसमें भी पाया जाता होगा, नाइट्रोजिनस बेस इसमें भी पाया जाता है, और फॉस्फेट ग्रुप भी पाया जाता होगा। ठीक उसी प्रकार RNA के अंदर भी 3 कंपोनेंट पाया जाता होगा, शुगर पाया जाता होगा, नाइट्रोजिनस बेस पाया जाता होगा और फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता होगा। तो यहां से अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कौन सा शुगर पाया जाता है RNA में, कौन सा शुगर पाया जाता है DNA में, कौन सा नाइट्रोजिनस बेस RNA में होता है, कौन सा नाइट्रोजिनस बेस DNA में होता है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला बात करें कंपोनेंट में, तो 3 कंपोनेंट में जो सबसे पहला कंपोनेंट है वो कंपोनेंट है आपका शुगर। तो आपको एक बात यहां याद रखनी है कि जो शुगर पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड के अंदर, यानी कि DNA या RNA के अंदर, वो 5 कार्बन का शुगर होता है। और 5 कार्बन के शुगर कहने का मतलब ये एक तरह का पेंटोज शुगर होता है, पेंटोज शुगर। और पेंटोज शुगर में भी इसमें अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग अल्डोज के नाम से जाना करते हैं, अल्डोज बोल दिया करते हैं। क्लियर है एकदम? ठीक। अब बात करते हैं कि कौन सा शुगर किसमें पाया जाता है। तो यहां पर एक है RNA और दूसरा है आपका DNA। तो RNA के अंदर जो 5 कार्बन का पेंटोज शुगर पाया जाता है, उस पेंटोज शुगर को हम लोग राइबोज शुगर के नाम से जाना करते हैं, राइबोज शुगर के नाम से जाना करते हैं। लेकिन यहां पर अगर पूरा इसका नाम याद करें तो जो शुगर होता है वो आपका बीटा डी राइबोज पाया जाता है। ठीक उसी प्रकार DNA में जो शुगर पाया जाता है वो आपका राइबोज ना होकर के डीऑक्सीराइबोज पाया जाता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर। लेकिन इसका भी पूरा नाम की बात करें तो इसका भी पूरा नाम होता है आपका बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज, बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज बोला करते हैं इसको। तो शुगर की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड में कौन सा शुगर पाया जाता है? पेंटोज शुगर पाया जाता है। अल्डोज या फिर कीटोज? अल्डोज पाया जाता है। कितने कार्बन का होता है? 5 कार्बन का होता है। RNA में कौन सा शुगर पाया जाता है? तो RNA में आपका पाया जाता है राइबोज, और DNA में पाया जाता है डीऑक्सीराइबोज। राइबोज की बात करें तो बीटा डी राइबोज होता है, DNA में बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज पाया जाता है। चलिए अगला पॉइंट की बात करते हैं।
तो अगला जो टर्म था हमारा शुगर के बाद जो अगला टर्म था वो था नाइट्रोजीनस बेस। नाइट्रोजीनस बेस क्या होते हैं? नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। और नाइट्रोजीनस बेस आरएनए में भी पाया जाएगा और डीएनए में भी पाया जाएगा। तो सबसे पहले बात करें तो नाइट्रोजीनस बेस जो होते हैं आपके, वो आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला जो होता है वो होता है प्यूरिन। पहला का नाम होता है प्यूरिन और दूसरा का नाम होता है पिरिमिडीन। प्यूरिन और पिरिमिडीन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि टोटल नाइट्रोजीनस बेस कितने पाए जाते हैं? आंसर 4 नहीं, आंसर 5। टोटल कितना पाया जाता है? 5। 5 में से डीएनए में कितने पाए जाते हैं? तो 4। आरएनए में कितने पाए जाते हैं? 4। अच्छा, उससे पहले नाइट्रोजीनस बेस को हम लोग कितने भाग में डिवाइड किए हैं? 2। पहला का नाम है प्यूरिन और दूसरा का नाम है पेरिमिडीन। तो प्यूरिन छोटा नाम है या बड़ा नाम है? छोटा नाम है। पेरिमिडीन क्या है? बड़ा नाम है। तो इसका एग्जाम्पल याद करने का बहुत आसान तरीका होता है। क्या होता है? प्यूरिन का एग्जाम्पल जो होता है आपका, वो होता है आपका AG। प्यूरिन का एकदम एग्जाम्पल कौन सा है? AG। पिरिमिडीन का एग्जाम्पल है कट। पिरिमिडीन का क्या एग्जाम्पल है? कट। AG का मतलब क्या होता था? याद कीजिए आप। AG का मतलब है कि एडिनिन, G से हो जाएगा गुआनिन, कट में C का मतलब है साइटोसिन, U का मतलब है यूरासिल और T का मतलब है थाइमिन। थाइमिन कौन सा? THIA, वो तो विटामिन B1 का नाम था। थाइमिन में यहाँ होता है THYMIN, थाइमिन। तो नाइट्रोजीनस बेस दो टाइप के हो सकते हैं, प्यूरिन डेरिवेटिव हो सकते हैं और पिरिमिडीन डेरिवेटिव हो सकते हैं। प्यूरिन डेरिवेटिव होते हैं, उसको एग्जाम्पल 2 है, AG होता है। AG का मतलब छोटा नाम है तो छोटा एग्जाम्पल होगा। प्यूरिन है तो AG, पिरिमिडीन है तो कट। AG का मतलब A मतलब एडिनिन, G मतलब गुआनिन। उसी प्रकार C मतलब साइटोसिन, U का मतलब यूरासिल और T का मतलब थाइमिन। अब बात करते हैं, ये तो नाइट्रोजीनस बेस हो गए। डीएनए में कौन सा पाया जाता है? आरएनए में कौन सा पाया जाता है? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग आरएनए का। तो आरएनए में जिस हिसाब से शुगर पाया जाता था, राइबोज शुगर, उसी हिसाब से कोई ना कोई नाइट्रोजीनस बेस पाया जाता होगा। कितना पाए जाते हैं? 4। कौन कौन सा? एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल। आरएनए में कौन सा नाइट्रोजीनस बेस नहीं पाया जाता है? एडिनिन तो पाया जाता है, हाँ। गुआनिन भी सही है, साइटोसिन भी, हाँ। यूरासिल भी पाया जाता है। क्या थाइमिन आरएनए में पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो नाइट्रोजीनस बेस थाइमिन है वो आरएनए में नहीं पाया जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए में भी कितने नाइट्रोजीनस बेस पाए जाते हैं? 4। कौन कौन से? एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। क्या कौन सा ऐसा नाइट्रोजीनस बेस है जो डीएनए में नहीं पाया जाता है? याद कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपका कि डीएनए में कौन सा नाइट्रोजीनस बेस नहीं पाया जाता है। तो डीएनए में जो नहीं पाया गया वो कौन सा हुआ? यूरासिल। यूरासिल आपका डीएनए में नहीं पाया जाता है। क्लियर है यहां तक? तो न्यूक्लिक एसिड किससे मिलकर बना हुआ था? न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ था। न्यूक्लियोटाइड के अंदर कितने कंपोनेंट थे? 3। शुगर, नाइट्रोजीनस बेस और तीसरा कंपोनेंट का आपका नाम क्या था? फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फेट ग्रुप तो दोनों में पाए जाएंगे। फॉस्फेट ग्रुप, ये है आपके सामने डाटा जो आपको याद रखने हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं यहां पर कि शुगर आपका आरएनए में राइबोज पाया जाता है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज पाया जाता है। नाइट्रोजीनस बेस कितने टाइप के हो सकते हैं? 2 टाइप के, प्यूरिन डेरिवेटिव और पिरिमिडीन डेरिवेटिव। प्यूरिन डेरिवेटिव का एग्जांपल AG, एडिनिन और गुआनिन। पिरिमिडीन डेरिवेटिव का एग्जांपल कट। C का मतलब साइटोसिन, U का मतलब यूरासिल और T का मतलब थाइमिन। आरएनए में कौन कौन सा नाइट्रोजीनस बेस पाया जाता है? 4 पाए जाते हैं, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल, जबकि थाइमिन आपका आरएनए में नहीं पाया जाता है। ठीक उसी प्रकार डीएनए के अंदर एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन पाया जाता है। कौन सा नहीं पाया जाता है? तो वो चला जाएगा आपका यूरासिल। और फॉस्फेट ग्रुप तो आरएनए में भी पाया जाएगा और डीएनए में भी पाया जाएगा। तो यहां तक हमने जाना कि जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, उस न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो 3 कंपोनेंट होते हैं वो कौन कौन से आरएनए में हो सकते हैं और कौन कौन से डीएनए में हो सकते हैं। इन्हीं 3 कंपोनेंट को मिलाने से आपका न्यूक्लियोटाइड बनता है। और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल जाते हैं तो न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए और आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा होगा। तो चलिए आगे हम लोग सीखते हैं कि डीएनए और आरएनए का फॉर्मेशन कैसे होता है। डीएनए हो या फिर आरएनए हो, उसके अंदर एक तो नाइट्रोजीनस बेस पाया जाएगा और
शुगर पाया जाएगा और नाइट्रोजिनस बेस पाया जाएगा और फॉस्फेट ग्रुप पाया जाएगा। शुगर कितने कार्बन का पाया जाता था? 5 कार्बन का। तो शुगर से जिस बॉन्ड के द्वारा यहां पर आपका नाइट्रोजिनस बेस ऐड होता है, नाइट्रोजिनस बेस कोई ना कोई तो बॉन्ड बना करके ही आपका इस शुगर से अटैच हो रहा होगा। तो जिस बॉन्ड के द्वारा नाइट्रोजिनस बेस शुगर से ऐड होता है, इस बॉन्ड को हम लोग इन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के नाम से जाना करते हैं, इन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के नाम से जाना करते हैं। ठीक उसी प्रकार जो शुगर से फॉस्फेट ग्रुप, याद रखिएगा शुगर से ही फॉस्फेट अटैच होता है, शुगर से जो यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा, फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है तो कोई ना कोई लिंकेज बनाएगा। इस लिंकेज का नाम हम लोग क्या रखे थे? इस लिंकेज का नाम होता है फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। नहीं, गलत। इस लिंकेज का नाम होता है आपका फॉस्फोडाई, डाई नहीं लगता है यहाँ पर होता है जो लिंकेज, उसको बोलते हैं हम लोग फॉस्फोइस्टर लिंकेज। यानी कि न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट थे, शुगर, नाइट्रोजिनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप। लिंकेज आप ध्यान रखिएगा, शुगर और नाइट्रोजिनस बेस जिस बॉन्ड के द्वारा, जिस लिंकेज के द्वारा ऐड होते हैं उसको हम लोग एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के नाम से जाना करते हैं, जबकि शुगर और फॉस्फेट ग्रुप जिस लिंकेज के द्वारा ऐड हुआ करते हैं उसको हम लोग फॉस्फोइस्टर लिंकेज के नाम से जाना करते हैं। यानी कि आपका यहाँ पर शुगर और नाइट्रोजिनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप के मिलने से न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हो रहा था। किसका फॉर्मेशन हो रहा था? न्यूक्लियोटाइड का। अब यहीं पर एक टर्म आता है आपका कि जब शुगर और नाइट्रोजिनस बेस केवल ऐड होगा, उसमें फॉस्फेट ग्रुप अभी नहीं ऐड किए हैं, तो उसके लिए एक कॉमन टर्म आता है, वो होता है आपका न्यूक्लियोसाइड। यहाँ पर साइड है, जब न्यूक्लियोसाइड हो तो केवल शुगर और नाइट्रोजिनस बेस की बात किया जा रहा है, जबकि जब न्यूक्लियोटाइड हो तो शुगर, नाइट्रोजिनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप तीनों का बात किया जा रहा है। क्लियर है एकदम? शुगर और नाइट्रोजिनस बेस के बीच में कौन सा लिंकेज पाया जाता है? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। शुगर और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में कौन सा लिंकेज पाया जाता है? फॉस्फोइस्टर लिंकेज पाया जाता है। क्लियर? अब हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि इन तीनों को मिलाने से, शुगर, नाइट्रोजिनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप को मिलाने से अलग अलग टाइप के आपके सामने न्यूक्लियोटाइड बन जाएंगे। अलग अलग टाइप के आपके सामने इस हिसाब से क्या बन जाएंगे? न्यूक्लियोटाइड बन जाएंगे। तीनों को अगर हम मिला रहे हैं, शुगर, नाइट्रोजिनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप, तो उनको मिलाने से आपका न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। अब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड अगर एक साथ मिलेंगे तब तो डीएनए और आरएनए का फॉर्मेशन होगा। तो जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से मिलेंगे तो आपको भी मालूम है कि अपने तो साथ में नहीं रहेंगे, कोई ना कोई बॉन्ड, कोई ना कोई लिंकेज चाहिए जो इन दोनों को साथ में रख सके। तो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो लिंकेज पाया जाता है, उस लिंकेज का नाम होता है फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि दो न्यूक्लियोटाइड के बीच का जो लिंकेज होता है वो फॉस्फोडाइस्टर होता है, जबकि जो आपका शुगर और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में लिंकेज पाया जाता है उसमें फॉस्फोइस्टर लिंकेज पाया जाता है। बाकी डिटेल स्ट्रक्चर आपको क्लास में समझाया जाता है। क्लियर है? यहाँ तक एकदम डाउट नहीं होगा। तो आगे अब हम लोग चलते हैं और सबसे अंतिम टॉपिक पर चलते हैं, जो है आपका, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक कि दो न्यूक्लिक एसिड हो सकते हैं। एक हो सकता है आपका डीएनए और दूसरा हो सकता है आपका आरएनए। तो इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं जरा आप भी सोचिएगा। चलिए, तो पहला डिफरेंस की बात करते हैं डीएनए में और आरएनए में। तो पहला जो डिफरेंस होता है वो है कि आपका जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, जबकि आपका जो आरएनए होता है वो कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। क्लियर? आगे डीएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है? डीएनए में आपका डीऑक्सीराइबोज पाया जाता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर पाया जाता है। कौन सा? अल्फा या बीटा? बीटा डीऑक्सीराइबोज। ठीक उसी हिसाब से आरएनए में जो शुगर पाया जाता है उसको हम लोग राइबोज शुगर के नाम से जाना करते हैं। इसको आपको डिटेल में लिखवाया गया है, बस हम लोग उसका रिवीजन कर रहे हैं कि कौन सा शुगर पाया जाता है। अगर बात करें नाइट्रोजिनस बेस की, तो नाइट्रोजिनस बेस में डीएनए में कौन कौन सा पाया जाता है? तो डीएनए में आपका पाया जाता है एडेनिन, गुआनिन, इसके अलावा साइटोसिन और यूरासिल नहीं पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? थाइमिन पाया जाता है। ठीक उसी प्रकार आपका अगर आरएनए में हम लोग नाइट्रोजिनस बेस की बात करें तो यहां पर भी कितने नाइट्रोजिनस बेस पाए जाते हैं? 4 पाए जाते हैं। पहला एडेनिन,
इसके बाद गुआनिन, इसके बाद साइटोसिन और यूरासिल पाया जाता है। क्लियर है? चलिए, इसके बाद अगर और डिफरेंस की बात करें तो जो आपका डीएनए होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आनुवांशिकता के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि आरएनए हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। पांचवा पॉइंट की बात करें, अंतिम डिफरेंस की बात करते हैं, तो आरएनए जो होता है वो किसके लिए, किसमें हेल्प करता है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ये आपका प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करवाता है। लेकिन हाँ, डीएनए कोड जरूर भेजता है कि कौन सा प्रोटीन का सिंथेसिस करवाना है, लेकिन डायरेक्टली पार्टिसिपेट डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस में नहीं करता है। तो डीएनए और आरएनए में डिफरेंस आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो एक बार पांचों पॉइंट को फिर से देख लेते हैं हम लोग। डीएनए सिंगल स्ट्रैंड डबल होता है, जबकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है? डीऑक्सीराइबोज। आरएनए में राइबोज। डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं? आरएनए में कौन से पाए जाते हैं? डीएनए आपका हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि आरएनए आपका हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। डीएनए की बात करें तो ये डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प नहीं करता है, पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन हाँ, कोड जरूर भेजता है कि कौन सा प्रोटीन का सिंथेसिस करवाना है, जबकि आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर है एकदम? तो इस हिसाब से हम लोग लगभग पूरा चैप्टर फिनिश कर चुके हैं। पूरा चैप्टर हम लोग का क्या हो गया? खत्म हो गया। और अगर आप इतना पॉइंट याद कर लिए तो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव तो नहीं छूटेगा, सब्जेक्टिव तो डिपेंड करता है कि आपने कितना डेफिनेशन याद किया है, वो तो आपको लिखवाया गया था, तो शायद वो भी आपका भी रिवीजन हो गया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप टोटल 4 जो टॉपिक था उसको पढ़ने में सक्षम हुए होंगे, समझे होंगे, और आप अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या फिर PYQ हो या फिर आपके एग्जामिनेशन का क्वेश्चन हो, आप उसको भी सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे और मुलाकात करेंगे हम लोग किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक या फिर नए चैप्टर के साथ। तब तक आप पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।